सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि जो बात की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि 3 काले कानून वापस लिए जाएंगे, तो ये एक तरह से आपकी पूर्ण जीत है या अभी जीत की शुरुआत है? ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो तो बहुत कुछ कहते आए हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। उनका इस तरह का मतलब पक्का स्टैंड रहा नहीं है। इस जो पीछे समय गया उसमें कहा था मेरी सरकार आई 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, मेरी सरकार आई तो जो है 2.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, मेरी सरकार आई तो जो है हर खेत को पानी दूंगा, मेरी सरकार आई जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है जिस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है पिछली सरकार ने किया है वो किसानों को वापस लौटाऊंगा, मेरी सरकार आई किसान को लाभकारी समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला है उसके मुताबिक मैं दूंगा। उससे विपरीत होया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भी हम ये जो है ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है किसानों को देने में समर्थ हैं। अब ये सवाल जो है मेरे से पहले भी कई साथियों ने जवाब दिया है, ये कई दिन से 2 दिन से चर्चा चली हुई है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुताबिक लॉ बनाने का काम उसको कैंसिल करने का काम प्रजातंत्र में जो है पार्लियामेंट के पास है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से या कोई घोषणा करने से इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। वो सीधी बात है, अगर उनमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई छल कपट नहीं है तो वो बुलाते। और हमारी ये मोदी सरकार जो बोल रहे थे कि हमारा भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा हम युवा हमारे देश के अंदर होने वाले हैं, सबसे नौजवान युवा हमारा सशक्त होगा। इस नौजवान युवाओं के लिए सरकार ने जो बात की थी उस समय चुनाव में कि भाई हम हर 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे हर साल, तो ये जो बात थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नौजवान युवाओं के दर्द को समझ पा रहे हैं, क्या उनको रोज़गार दे पा रहे हैं? माने पंजाब को क्या बोला था, पूरे एकदम नस्लची हो गया, यही तो बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और ये गवर्नमेंट चाहती भी थी कि पंजाब के नौजवान युवाओं की रीढ़ तोड़ दो, जिस रीढ़ की वजह से हम लोग जो खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो एक इंसान को जिंदा होने का सबूत देती है। इसीलिए उस पंजाब के नौजवान युवाओं के, देश के नौजवान युवाओं की रीढ़ तोड़ दो, वो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था, उड़ता पंजाब तो बता दिया, लेकिन अपने हक के खिलाफ जो पंजाब लड़ाई कर रहा है, जो युवा लड़ाई कर रहा है, वो इस किसान आंदोलन बता दिया। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि जो बात की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि 3 काले कानून वापस लिए जाएंगे, तो ये एक तरह से आपकी पूर्ण जीत है या अभी जीत की शुरुआत है? ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो तो बहुत कुछ कहते आए हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। उनका इस तरह का मतलब पक्का स्टैंड रहा नहीं है। इस जो पीछे समय गया उसमें कहा था मेरी सरकार आई 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, मेरी सरकार आई तो जो है 2.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, मेरी सरकार आई तो जो है हर खेत को पानी दूंगा, मेरी सरकार आई जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है जिस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है पिछली सरकार ने किया है वो किसानों को वापस लौटाऊंगा, मेरी सरकार आई किसान को लाभकारी समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला है उसके मुताबिक मैं दूंगा। उससे विपरीत होया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भी हम ये जो है ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है किसानों को देने में समर्थ हैं। अब ये सवाल जो है मेरे से पहले भी कई साथियों ने जवाब दिया है, ये कई दिन से 2 दिन से चर्चा चली हुई है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुताबिक लॉ बनाने का काम उसको कैंसिल करने का काम प्रजातंत्र में जो है पार्लियामेंट के पास है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से या कोई घोषणा करने से
इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। वो सीधी बात है, अगर उनमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, तो वो बुलाते, वो बुला करके उसको जो है कानून का उसका बनवाते, उसको रद्द करते, थ्रू प्रॉपर चैनल करते उसको। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा। बात आई कि भी वैज्ञानिक आएंगे, ये होगा, कमेटी बनेगी, ये क्या है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सीधी बात है। और वास्तव में देखो, किसान आंदोलन के बारे में मैं लंबी चौड़ी बात ना करके 2-3 शब्दों में ही ख़त्म करूँगा। ये जो लड़ाई है, ये वास्तव में भारत में शोषक और शोषित के बीच की एक जंग है। आज़ादी से पहले शुरू हुई थी। महान जो ये शहीद आज़म, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं फोटो, शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे जो लोग थे, उन्होंने जो उस टाइम के इंटरनेशनल लेवल पर जो मूवमेंट था, उनका अध्ययन करके वो जो है उन्होंने ये पाया था कि भी यहाँ भी जो है वर्ग दृष्टिकोण काम करता है। और उसी के हिसाब से ये शोषित और शोषित के बीच की जंग है। एक तरफ देश का कैपिटलिस्ट सरकार के माध्यम से देश के तमाम उत्पादन और उत्पादन साधनों पर कब्जा करना चाह रहा है। दूसरा, जो कमेरा वर्ग है, वो अपने उत्पादन को की जो लूट हो रही है उसको बचाना चाह रहा है, और जो उत्पादन के साधन हैं उनको बचाना चाह रहा है। ये सीधी जंग चली हुई है। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्री प्रोडक्शन को अपने कब्जे में लेकर के यहाँ का कैपिटलिस्ट उससे जो है मनमाना मुनाफा कमाना चाह रहा है। उसमें जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल से हैं, वो जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ का कैपिटलिस्ट प्लस यहाँ का ब्यूरोक्रेट वो इसको चलाए हुए है। कैपिटलिस्ट आता है कि भी ये मुझे मिलना चाहिए, राजनेता कहता है कि मुझे जो राजनीति करनी है, राजनीति के लिए पैसा चाहिए, पैसा कैपिटलिस्ट के पास है, वो कैपिटलिस्ट के पैसे से राजनीति करता है, कैपिटलिस्ट के पैसे से राजनीति करता है। और उसकी सरकार आने पर कैपिटलिस्ट को खुली छीट है, वो कितना ही मुनाफा कमाओ, कुछ भी वो करो, अगर उसमें कोई रुकावट आती है, मजदूर एजिटेशन करते हैं या कोई और बात होती है, उससे निपटने का काम भी सरकारों के जिम्मे थोप देते हैं। आए दिन इसी का कारण है कि भी किसानों पर, मजदूरों पर जो लाठीचार्ज होते हैं वो यही है, दमनकारी नीति से उसे जो है रौंदने का काम करते हैं। और ये जो है, जब किसी भी देश में राजनेता कैपिटलिस्ट के पैसे से राजनीति करेंगे तो पक्की बात है उसी के फायदे के लिए कानून बनाओगे, उसी के लिए काम करेंगे। और इसीलिए भारत में ये कानून जो है जो बनाए गए, उन्हीं बातों को लेकर के बनाए गए थे। उस बात को समझा गया, और इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत वो ये रही कि भारत के कमेरा वर्ग ने, भारत की आम जनता ने ये समझ लिया कि भी इस आंदोलनों से, न इस जो कानूनों से तुम्हें बहुत भारी नुकसान है, और ये देश में किसी भी सूरत में रहने नहीं चाहिए, रद्द होने चाहिए। नौजवान भी मैदान में है, जो स्टूडेंट हैं वो भी मैदान में हैं, महिलाएं भी मैदान में हैं, और जो है जो बुजुर्ग हैं वो भी मैदान में हैं, जो लॉयर हैं वो भी जो यहाँ आए हैं उन्होंने भी समर्थन किया है, यहाँ तक कि कोर्ट के जो दूसरे आदमी हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। सीधा बात ये आ गई कि भी ये जो लड़ाई है ये खाली किसान की नहीं है। इन कानूनों के माध्यम से किसान का जो उत्पादन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्ते में खरीद करके महंगे में देश की जनता की जेब पर डाका डाला जाएगा, उसको बेचा जाएगा। अब हम बार बार कहते हैं, अरे मेरी धान की कीमत घटा दी, चावल की बढ़ा दी, बुरादे की बढ़ा दी, टमाटर की कीमत घट गई, सूप की बढ़ा दी, आलू की घट गई, जो है उसकी चिप्स की बढ़ा दी, कॉटन जो है की घट गई, और इसकी कपास की कीमत घट गई, और जो कपड़ा है उसकी कीमत बढ़ गई। ये सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, बढ़िया फ़ायदा कमाओ, ये सारी बात है। दूसरी बातें रही कि इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। एक है जिसको छल कपट की हम नीति कहते हैं कि भी ये जो है कौन है इस तरह से अलगाववादी, उग्रवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, फलाना ढकड़ा, दूसरे देश की फंडिंग, यानी उसको बदनाम करने का एक तरीका। भाई किसान आंदोलन को बदनाम करो, लोग सचेत थे, बदनाम नहीं हुए। फिर जो है एक दमनकारी और तानाशाही नीति अपनाई। यहाँ लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस चली, गोले, पानी की बौछार वगैरह हुई, मुकदमे बने, सब कुछ हुआ।
उससे भी किसान पीछे नहीं हटा। फिर जो है अगली बात आई कि भाजपा के आरएसएस द्वारा समर्पित गुंडों ने आइडेंटिफाई हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे पार्षद एमएलए हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पे भी पार्षद हुए हैं, यहाँ भी पार्षद हुए हैं। जो बीजेपी से संबंधित थे उनके द्वारा जो है हमले करवाए गए हैं, टेंटों में आग लगवाई गई हैं और एक खाने में रेत तक डलवाया गया है। और जो है तो सरकार की तरफ से उनको सीधी छूट थी, भाई कुछ भी करो, वो भी फैल हुआ है। और इंटरनेशनल लेवल पर केवल भारत के 1947 के बाद का ये मूवमेंट रहा है कि जिस मूवमेंट में इंटरनेशनल लॉबी ने इस सरकार की घोर निंदा की है। कई पार्लियामेंटों में निंदा प्रस्ताव पास किए गए हैं और कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए हैं दूतावासों के सामने। यहाँ की मैं उस बात से भी सहमत हूँ कि भाजपा की राजनीतिक ज़मीन छीनने को जारी थी। और मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा, एक आदमी है जिसका चूल्हा चलता है नौकरी से, नौकरी को खतरा हो गया, उसका नाश हो गया। एक का चूल्हा चलता है व्यापार से, उसकी दुकान बंद होगी, उसका नाश हो गया। एक आदमी का चलता है ट्रांसपोर्ट से, उसकी ट्रांसपोर्ट किंडम होगी, उसका नाश हो गया। इसी तरह से हम जानते हैं कि राजनीतिक आदमियों के चूल्हे राजनीति से चलते हैं। अगर उनकी राजनीति का मतलब भारी नुकसान हो गया तो उनका नाश तो हुआ पड़ा है। अब मेरे साथियों ने बताया भाई वो जो है ना गांव में घुस सकते, ना जा सकते, ना आ सकते, ना बात कर सकते। सारा मतलब ये हो गया, मतलब चारों तरफ कोई रास्ता नज़र ना आ करके उन्होंने ये इस तरह का जो स्टेप लिया है। पर हम उससे तो उत्साहित नहीं हैं ज़्यादा, मतलब हम वो नहीं समझते। हम तो भाई उसको जो है ना कथनी को करनी में बदलो। अब सवाल ये है कि राजनेता चुनावी जुमला छोड़ते रहते हैं और इस सरकार के बारे में मेरे ख्याल में अगर जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछा जाएगा आगे कि भारत में कौन सी सरकार जुमलेबाज रही तो इनका नाम आएगा। ये टाइटल, ये वो अवार्ड इन्होंने ले लिया। वो क्यों ले लिया? वो किसी के कहने से नहीं ले लिया, बल्कि इनके जो कार्यकलाप रहे, इनकी जो काम करने का जो तरीका रहा, जो व्यवहार रहा, उस व्यवहार के प्रति था। मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि पीछे कांग्रेस की सरकार से इस देश का किसान मजदूर दुखी था, देश में उसके प्रति आक्रोश था और भाजपा उस टाइम पे अपोजिशन में थी, चुनाव लड़ा तो उस दुखित लोगों ने इनको वोट दिया था और इनकी जो है सरकार आई थी। अब पीछे जो वायदे किए 2014 का चुनावी घोषणा पत्र कोई भी मीडिया साथियों के पास भी है और जो है नेट पर भी निकाले जा सकते हो, निकाल के देखें, वो अलग था। लेकिन 2019 में उसको टच नहीं किया गया और उसकी एक भी घोषणा पत्र की बातें पूरी नहीं की गई। देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए देश की जनता को पाकिस्तान बॉर्डर पर ले गए, बम पटाखे भटकाए गए, लोगों को इमोशनल किया गया, उसका ये किया गया। अब एक सर्टिफिकेट की बात आती है। हम मानते हैं कोई इंजीनियर है मशीन के बारे में अपना सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, डॉक्टर स्वास्थ्य के बारे में कर सकता है, लेकिन देशभक्ति के बारे में सर्टिफिकेट कोई देशभक्त ही कर सकता है जारी। और इतिहास क्या रहा है, आरएसएस उससे पहले जो इनका दूसरा संगठन था, संगठन प्रमुखों ने कई बार अंग्रेज़ों से माफिया मांगी। जो आदमी आंदोलन में शहीद हुए, चाहे आज़ादी आंदोलन हो चाहे ये हो, उनको गद्दार किया कहा जा रहा है और जो गद्दार है उनको अवार्ड दिया जा रहा है। मैं एक शब्द में अपनी बात ये ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले इस आंदोलन में जितने जो साथी शहीद हुए हैं हज़ारों की संख्या में, मैं उनको जो है क्रांतिकारी सलूट करता हूँ। दूसरा, जिन साथियों ने इस आंदोलन में जिस रूप में भी भाग लिया, मैं उनका काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ।
तीसरा ये कहना चाहता हूँ, भारत के तमाम किसान मेहनतकश आवाम लोगों से भाई इसमें बिल्कुल होश और हवास रखने की आवश्यकता है, हर स्थिति पर नज़र रखने की आवश्यकता है। बहकने और बरगलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो संयुक्त मोर्चे के पहले फैसले हैं वो निरंतर उसी तरह से जारी रहेंगे। उनके ऊपर बढ़ चढ़ कर जो है भाग लें और जो है आंदोलन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इंकलाब जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਯੁਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਵੀ जुड़े हुए हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं पूछना चाहूँगा कि सर जो युवा है, आज आप एक युवा नेता हैं, तो युवा ने भी काफ़ी हिस्सा डाला है इस संघर्ष में, तो उन्हीं की जो मेहनत है उसकी बदौलत अब जो ये हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो एज ए युवा आपको देखनी पड़ी? एक तो हम लोग देख रहे हैं कि ये किसान आंदोलन चला है, इस किसान आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने भी बहुत सारी भूमिका निभाई है, पूरे किसान ही हैं। लेकिन इस किसान में जो कहीं 60 साल का है, कहीं 90 साल का है, कई बुजुर्ग महिलाएं भी, जब ये दृश्य नौजवान युवाओं ने देखा तो वो कैसे घर बैठ सकते हैं। ये उनके लिए सोचने पे मजबूर कर दिया नौजवान युवाओं को कि जो हमारे माता पिता और हमारे दादा जैसे उम्र के लोग सड़क पर बैठे हैं, कड़ाके की सर्दी झेल रहे हैं, बरसात में, गर्मी में, लेकिन हम अगर नौजवान जो खून है इस गलत के खिलाफ में वो लोग लड़ सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं लड़ सकते हैं? ये उनकी चिंतन में एक धक्का गया। तो आप लोग देखें कि उस समय जो किसानों के साथ में जो किसानों के बच्चे हैं, नौजवान युवा हैं, वो भी आगे आए। और जो सरकार ने जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो करने के लिए आ रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने रोड़े लगाए, उनके खाइयाँ खोद दी गई, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, तमाम हथकंडे। आप देखें उस समय नौजवान युवा वो आगे था, इन तमाम बाधा को, इन तमाम कठिनाई को झेलते हुए, पानी की बौछार को झेलते हुए और खाड़ियों को पार करते हुए, और जो सरकार के द्वारा बैरिकेड लगाए गए थे उसको ढकेलते हुए इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम नौजवान युवा ने किया था। ये जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि मकान की जो नींव होती है, हम लोग उसकी ऊपर का जो ढांचा होता है उसको देखने में हमको अच्छा लगता है, लेकिन जो नींव होती है वो कहीं ना किसान और नौजवान युवाओं ने मिलकर वो नींव को, इस किसान आंदोलन को मजबूत किया। और आज हम लोग जो 19 तारीख को नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा है कि हम लोग ये 3 कृषि काले कानून वापस ले रहे हैं, तो ये मतलब ही है कि पूरे देश का नौजवान युवा भी सचेत हो रहा है। और हमारी ये मोदी सरकार जो बोल रहे थे कि हमारा भारत में 60 करोड़ से ज़्यादा हम युवा हमारे देश के अंदर होने वाले हैं, सबसे नौजवान युवा हमारा सशक्त होगा। इस नौजवान युवाओं के लिए सरकार ने जो बात की थी उस समय चुनाव में कि भाई हम हर 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे हर साल, तो ये जो बात थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नौजवान युवाओं के दर्द को समझ पा रहे हैं, क्या उनको रोज़गार दे पा रहे हैं? आप लॉकडाउन के दौरान देखिए, जो काम करते हैं फैक्ट्री में, जो नौजवान युवा सोचता है कि मेरे माता पिताओं का इलाज करा पाऊँगा, 2 वक्त की उनको रोटी दे पाऊँगा, लेकिन आज क्या, आज ऐसे हालात है उसकी रोज़गार चला गया है। लेकिन हमारे देश के मुखिया रोज़गार को लेकर कोई उन्हें फिक्र नहीं है। आज जितने भी आप टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर देख लीजिए, प्रत्येक दिन नौजवान युवा बेरोजगारी के तंग के कारण आज आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता वो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़े, वो चटनी से भी रोटी खाने तैयार हैं, वो हरी मिर्ची से या सूखी एक प्याज से भी खाने तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं मेरा बेटा पढ़ के एक अच्छा एक इंसान बने, उसको अच्छे एक रोज़गार मिल पाए, जिससे उसकी जीवन अच्छा सुधार पाए। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, जो रोज़गार जो उत्पन्न होना चाहिए वो रोज़गार पे पूरा ख़त्म कर रही है। आज ऐसा कोई सेक्टर है जिसको सरकार अपने पास रख रही है, सारे सेक्टरों को बेच रही है, जिससे रोज़गार उत्पन्न होता है। जो रेल है, रेल सरकार के हाथ में होगी तो जो देश के नौजवान युवाओं को रोज़गार देंगे। और हम लोग, आप और हम लोग जानते हैं, ये जो हाथ होते हैं, ये हाथ देश का निर्माण भी कर सकते हैं। कहते हैं ना हम लोग, ये अगर सही दिशा में अगर चला जाए, जैसे हम लोग ये बोलते हैं अगर
एक चाकू का उदाहरण हम लोग देते हैं कई बार। अगर एक चाकू का डॉक्टर के हाथ में होगा तो वो ऑपरेशन करेगा, वो स्वास्थ्य के लिए होगा। लेकिन वही चाकू अगर मान लो डाकू के हाथ में, गुंडे के हाथ में, चोर के हाथ में हो तो वो ज़िंदगी को तमाम भी कर सकता है। तो नौजवान का ये हाथ है, अगर इसमें रोजगार देंगे, इसको कुछ काम देंगे तो ये समाज को, देश को निर्माण करेगा। क्या ये बात हमारे देश के मुखिया सोच पा रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ पा रहे हैं कि नौजवान युवा आज उनको क्या कर रहे हैं? कि वो ये सच ना समझ पाएँ कि भाई उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, किसान क्यों लड़ रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है। आज 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये सवाल नौजवान युवा ना सोच पाए और ना इसके खिलाफ लड़ पाए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? टीवी फिल्मों के माध्यम से, गंदी गंदी फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता, अपसंस्कृति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, शराब को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग, नौजवान युवा इसमें जब पी के धोते रहेंगे, इसके आदी हो जाएंगे, वो इन समस्याओं को लेकर कभी आपसे चर्चा नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन इस किसान आंदोलन ने, जो एक समय एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, माने पंजाब को क्या बोला था, पूरे एकदम नस्लची हो गया है, यही तो बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और ये गवर्नमेंट चाहती भी यही थी कि पंजाब का नौजवान युवाओं की रीढ़ तोड़ दो। जिस रीढ़ की वजह से हम लोग जो खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो एक इंसान को जिंदा होने का सबूत देती है। इसीलिए उस पंजाब के नौजवान युवाओं की, देश के नौजवान युवाओं की रीढ़ तोड़ दो, वो गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था, उड़ता पंजाब तो बता दिया, लेकिन अपने हक के खिलाफ जो पंजाब लड़ाई कर रहा है, जो युवा लड़ाई कर रहा है, वो इस किसान आंदोलन बता दिया है। और मोदी सरकार जो एक समय जो घमंड था ना उसका, कि हम, जैसे मैंने कल भी परसों भी मीडिया में बोला था, एक रामायण में एक कहावत है, अश्व का जो घोड़ा होता है ना, जो खुला राजा बोल देता है ये इसको छोड़ दो, जो इसको पकड़ेगा कौन पकड़ सकता है। ऐसा अश्व का जो घोड़ा है, वो नरेंद्र मोदी जो भी आंदोलन कर रहा है, चाहे बैंक कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। लेकिन जब उनकी ये किसान से जब पल्ला पड़ा, वो अश्व को, घोड़े को पकड़कर उनको जमीन में झुका दिया, जमीन में गाड़ दिया। ये किसान आंदोलन ने ये एक बेजा का काम किया है। जो मोदी का घमंड था ना, वो घमंड चकनाचूर कर दिया। और ये केवल एक से नहीं हो पाएगा, ये पूरे किसान और नौजवान युवाओं की शक्ति ने ये किया है। इसीलिए ये भी करना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो नौजवान युवा आज रोजगार नहीं है, इसके लिए भी, और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों को बचाने के लिए भी, और अपने बाल बच्चों को रोटी दे पाए। वो ऐसा ना हो कि उसके पास रोजगार नहीं होने के कारण वो अपने माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाएगा, अपने बच्चे को भूख से तड़पते हुए मर कर देखेगा। इसलिए अपने हक के लिए उसको भी लड़ना पड़ेगा, नौजवान युवाओं को। और इस आंदोलन ने नौजवान युवाओं को एक चेतना पैदा कर दी है कि एक होकर अगर हम लोग लड़ेंगे तो नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, जिस प्रकार किसान आंदोलन ने चेता दिया है। इसीलिए हम लोग, जो सरकार जो फूट डालने की बात करती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस किसान आंदोलन ने बता दिया कि भाई हम किसान हैं, हम जात धर्म तो बाद में हैं। ऐसे ही नौजवान युवा को समझना पड़ेगा, हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, हम पहले बेरोजगार हैं, हम रोजगार की बात करेंगे। ये नौजवान युवाओं की सीख दी है इस आंदोलन ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਸਰ ਪੁੱਛੋ। देखो, सरकार ने जब ये बीजेपी सत्ता में आई, उस वक्त ऐसे बोला था कि 2 लाख लोगों को या 2 करोड़ लोगों को बोला था कि हम रोज़गार देंगे हर साल। अब जो नए 4 कोड बिल लेकर आए हैं, ये तो मज़दूरों के ऊपर और बर्डन डाल दिया इन्होंने। और जो ये मज़दूरों के कोड बिल हैं, तो इसका इन पे क्या असर होने वाला है? ये तो जब जुमलेबाज बोलते हैं इस गवर्नमेंट को कि जुमलेबाज गवर्नमेंट है, इसमें तो जुमले की बात, वो तो जुमला हो गया 2 करोड़ वाला, मगर जो नए कानून है, जो बने हैं नए कानून, 4 कोड बिल लेकर आए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में बात करना चाहते हैं।
देखिए, बेरोजगारी की समस्या तो निरंतर जारी है और बढ़ती ही जा रही है। रोजगार की कोई पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। ये जो आपने जो सवाल पूछा कि 4 कोड जो लाए गए, लेबर कोड जिनको हम कहते हैं, ये किसी मजदूरों ने या मजदूर संगठनों ने नहीं मांग की थी। इनकी मांग की है वो कॉरपोरेट घरानों ने, मालिकों ने इसकी मांग की थी। क्या मकसद था? मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे क्या किया जा रहा है? वो हायर एंड फायर, मतलब काम पे लगाओ, मर्जी से लगाओ, मर्जी से हटाओ, लगाओ हटाओ की नीति अब ये प्रैक्टिकली लागू हो गई है। और जैसा कि बताया गया कि ये जो श्रम कानून अंग्रेज़ों के आज़ादी से पहले के श्रम कानून हैं बहुत से, हमारा 1926 का है ट्रेड यूनियन एक्ट जो है, तो ये जो तमाम कानून जो लड़के हासिल किए गए थे वो उनको एक तरीके से ये वो जो अधिकारों के लिए जो लड़ाई थी उसको ये ख़त्म करने के लिए, उनके अधिकारों ख़त्म करने के लिए, कैसे कि ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार वो इस कोड के माध्यम से ख़त्म हुआ। स्थायी नौकरी का अधिकार वो इन कोड के माध्यम से मतलब ख़त्म हो रहा है। निजीकरण, प्राइवेटीकरण सारा ये किया जा रहा है, निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आज निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण ने जो रोजगार की एक जो सबसे बड़ी जो एक ये होता था एवेन्यू मतलब प्रदान करता था, वो ख़त्म कर दिया। वहाँ इवन यहाँ तक के एक इसके अंदर एक साजिश और देखिए आप कि जो तरह तरह के जो वंचित और शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए जो रिजर्वेशन और जो दूसरे जो कुछ सुरक्षाएं थी वो ख़त्म कर दी गई। तो ये जो कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का संकेंद्रीकरण होता जा रहा है, कम से कम लेबर को लगा के ये जो ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना, तो इससे तो रोज़गार ख़त्म होंगे, रोज़गार ख़त्म किए जा रहे हैं। इन 4 लेबर कोड्स का ये प्रभाव पड़ने जा रहा है कि लड़ाई का हथियार छीन लिया, जो संगठन बनाने का अधिकार था वो छीन लिया, और इन लेबर कोड्स में मतलब हायर एंड फायर हो गया। इनके अंदर जो है वो मतलब खुली छूट है कि आप देखिए कि इसमें एक जो हमारा अधिकार था कि हमें मतलब स्थायी रोज़गार रहेगा, उसमें एक गारंटी रहेगी, लेकिन अब जो है उसको बोला फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। और सारी चीज़ें ये की गई हैं जो कोई पार्लियामेंट का कोई ये नहीं, उसमें कानून को तौर तरीके को, डेमोक्रेटिक तौर तरीके को धता बताते हुए तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ये कर दिया कि हम जब चाहे जब रखेंगे, जितनी टर्म्स पर रखेंगे, जब चाहे जब निकालेंगे। एक आप समझिए कि मई दिवस मनाते हैं 1886 का, 8 घंटे के काम की ये के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन कोर्ट्स में आप जानते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि अब जो है 12 घंटे का कार्य दिवस कर दिया है। माने एक जो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी धता बताया जा रहा है। एक बहुत ही खतरनाक ये इन कोर्ट्स के माध्यम से हमला किया गया है, रोज़गार पर हमला किया गया है, रोज़गार की सुरक्षा पर हमला किया गया है। ये इसको लड़ाई इसके खिलाफ चल रही है। संगठन बनाने के लिए इन्होंने जो है कम से कम जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका भी कोई इसमें किया है कि आप इतने, अगर 300 मजदूर काम करता, अगर 151 मजदूर जो है संगठित होगा तो वो यूनियन बनाएगा, ऐसा भी कुछ है इस
देखिए, एक तो उन्होंने किया है कि पहले हमारे यहाँ जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर था कि 7 मजदूरों को लेके आप एक ट्रेड यूनियन बना सकते थे। अभी उन्होंने कहा है कि न्यूनतम 10% या कम से भी कम 100 वो शामिल होंगे, तो उनको लेके आप यूनियन रजिस्टर करा सकते हो। 10% और नहीं तो कम से भी कम 100, ये उन्होंने एक कानून लाए हैं। दूसरा एक सबसे जो खतरनाक जो कानून लाए हैं वो लाए हैं कि आपको जो मान्यता दी जाती थी, जो भी सबसे बड़ा संगठन होता था, जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव संगठन होता था, उनको मान्यता देने का अधिकार अब मालिक जिसको चाहेगा मान्यता देगा, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि मोर देन 50% जो है वो आपको ये आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको वो मान्यता दी जाएगी। ये इस तरीके की साजिश, और ट्रेड यूनियन बनाने में तो अब तरह तरह की बाधाएं पैदा कर दी गई हैं। पहले से ही उनको जो बर्खास्त करना ये तो पहले से था ही था, अब तो और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर दी गई हैं इन कोड्स के माध्यम से। दूसरी बात जो मैं आपसे बात करनी चाहता हूँ वो ये है कि जो ये संगठन काम कर रहे हैं ट्रेड यूनियन के, यहाँ जो भी मज़दूरों के संगठन काम करते हैं या खेत मजदूर काम करता है, इसका योगदान है जो इस मोर्चे में भी जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसमें उनका संयुक्त किसान मोर्चे में उनका रोल रहा, बनता रोल, जो भी जितना कर सकते हैं मैक्सिमम। मैं ऐसे बोलूं कि उन लोगों का ट्रेड यूनियन के लीडर होते हैं, बहुत सियाने लीडर होते हैं, तो उनको संगठन का बहुत ज़्यादा ज्ञान भी होता है, उनको नॉलेज होती है कि संगठन को कैसे चलना, क्या करना है। अब बात ऐसे है कि वे उनकी सियानत क्या करेगी, क्योंकि ये कोड बिल है जो पास कर दिए है, लेबर कोड बिल मतलब कानून पास कर दिए है, इसके लिए जो मज़दूर है वो लड़ाई अपने तौर पे दे रहा है। हालांकि यहाँ मंच से ये बात आती है कि जो हम किसान मजदूर एकता की बात आती है। अब जो 3 बिल थे, जो एग्रीकल्चर बिल थे, उनके लिए लड़ रहे थे, वो हम उसके लिए लड़ाई जारी है, ऐलान कर दिया, वो बात अलग बात है कि हम रिपील कर देंगे। क्या जो ये 4 कोड मतलब लेबर कोड आए हैं, उनके रिपील करने के लिए कोई संगठन लड़ेंगे? क्या संयुक्त मोर्चा इसके लिए ऐसी ही भूमिका निभाएगा जैसे एग्रीकल्चर लाज के बारे में निभाई है उन्होंने? संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है उसके केंद्र में 3 काले कृषि कानून है। 500 संगठनों की उसी पर सहमति है और उसी के लिए संघर्ष है। लेकिन जब से ये संघर्ष शुरू हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन को देश के सभी लोगों ने समर्थन दिया है। बहुत सारे संगठनों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की है। इसमें हमारे देश के ट्रेड यूनियन की भूमिका बहुत सराहनीय है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, उनका भी एक प्लेटफार्म है। अभी उन्होंने एक फैसला लिया है 11 नवंबर को जंतर मंतर पर राष्ट्रीय कन्वेंशन में कि आगामी जो बजट सत्र आएगा फरवरी में, उस बजट सत्र के दौरान 2 दिन की अखिल भारतीय हड़ताल होगी। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को भी बुलाया गया था। तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो संगठन है, किसान संगठन है, उनको समर्थन है। जिस तरह से ट्रेड यूनियन के प्लेटफार्म से संयुक्त किसान मोर्चा को समर्थन दिया है, इसी तरह से संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन ट्रेड यूनियन के संघर्ष को रहेगा। लेकिन जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है, उसका नेतृत्व उसके हाथ में है, समर्थन दूसरों ने दिया है। इसी तरह से ट्रेड यूनियन के मसले पर, 4 लेबर कोड के मसले पर जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन लड़ाई लड़ेंगे,
वो नेतृत्व उसका होगा, कार्यक्रम उसका होगा, लेकिन संयुक्त मोर्चा निश्चित रूप से इसको समर्थन देगा और इसको सारे देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में उसके हेल्प करेगा। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।